ठीक है, तो आज फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हाँ जी बिल्कुल जी, अकाउंट्स का है। ठीक है, पिछला चैप्टर हमने खत्म किया था गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट किया कर रहे थे। यहाँ पर हो गया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो इसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उनकी एक वैल्यू, जो उनके शेयर की एक शेयर की वैल्यू बनती है, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। किस बेसिस पे? तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी और द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ठीक है, तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके एक शेयर की आज की डेट में क्या वैल्यू होनी चाहिए है मार्केट में, वो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? या तो जिस कंपनी के शेयर्स की बात कर रहे हैं, उस कंपनी के क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग एक शेयर की वैल्यू निकाल के दिखा दी जाएगी। या अगर हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं या रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में क्या प्रॉफिट्स कमा रही है कंपनी और आने वाले टाइम में क्या कमा सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम एक शेयर की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें भी मेथड्स हैं, जैसे गुडविल में हमने किया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड था, कैपिटलाइजेशन मेथड था। ऐसे ही इस चैप्टर में भी कुछ मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है, दैट इज दी नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। ठीक है, नेट एसेट्स वैल्यू मेथड, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, तो नेट एसेट्स मेथड ऑल्सो नोन एज दी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इसमें वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, वैल्यू पर शेयर इज नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो नेट एसेट्स मेथड का ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है कि वैल्यू पर शेयर दैट इज इक्वल टू दी नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो तो बैलेंस शीट से पता लग जाएगा। बैलेंस शीट में ऐसे दिया होता ना, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच या 10,000 शेयर्स ऑफ इतने ईच, जो भी वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो वहां से मिल जाएंगे। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, दैट इज द कैलकुलेशन फॉर नेट एसेट्स, कि नेट एसेट्स क्या होते हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की थी, कोई फटाफट से मुझे बताएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट किया करते थे? हाँ, एक बार बता दीजिए, नेट एसेट का बात की बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे, बताइएगा एक बार। हाँ जी, बोल रहे थे आप। एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, एसेट्स कौन से और किन फिगर्स पे? रीवैल्यूड फिगर्स पे, सारे एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेते थे और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स नहीं लेते थे। ठीक है, तो टोटल ऑफ ऑल दी एसेट्स हमने बात की थी किन फिगर्स पे? रीवैल्यूड फिगर्स, अगर रिवैल्यूएशन गिवन है। नहीं गिवन तो उस केस में बैलेंस शीट फिगर्स। पर एसेट्स में कौन कौन से एसेट आपने इंक्लूड नहीं करने? गुडविल नहीं लेनी, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेने और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स नहीं लेने। ठीक है, माइनस दी आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज दी अगर तो रिवैल्यूड फिगर्स हैं तो वो वाली उठानी है, अगर रिवैल्यूड फिगर्स नहीं है तो बैलेंस शीट फिगर्स आपने उठा लेनी है। हाँ जी अर्पित, आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? लोन्स, डिबेंचर्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन।
ठीक है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के हेड में टोटल जितनी चीजें हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, जितने भी प्रोविजन वगैरह हैं वो सारे करंट लायबिलिटीज के हेड में आते हैं, जो हम आउटसाइड लायबिलिटीज समझते हुए वहां से माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो ये एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज जो हम कर रहे थे, दोज वर द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑलमोस्ट वैसी ही चीज नेट एसेट्स में है, तो यहां पर भी आपने टोटल ऑफ ऑल एसेट्स उठाना है। अगर रीवैल्यूएशन की है तो रीवैल्यूड फिगर्स पे, ठीक है, ध्यान रखना है, यहां पर भी टोटल ऑफ ऑल एसेट्स की बात की गई है, और यहां पर भी सेम चीज है, अगर रीवैल्यूएशन आपको दी गई है तो रीवैल्यूड फिगर्स पे उठाना है। वहां पर हमने एक्सक्लूड किया क्या क्या चीजें की थी, एक तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स किए थे, गुडविल की थी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स किए थे। ठीक है, तो हाँ जी, द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी और द एक्सपेक्टेड रिटर्न, थोड़ी शेयर उन्हीं के होते हैं। प्रेफरेंस वालों का तो जनरली आउटसाइड लायबिलिटीज ही, मतलब वो बाहर वालों का ही होता है पैसा, प्रेफरेंस वाला। जनरली अगर शेयर की वैल्यू निकाली जाती है, आपकी कंपनी, आप शेयर की वैल्यू निकाल रहे हो, अपने के लिए निकालोगे किसी और के लिए निकालोगे? अपने लिए, तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो अपने बेसिस पे मैं अपने लिए अपनी फर्म की वैल्यू के अकॉर्डिंग एक शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल ऑफ ऑल एसेट्स, वहां पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या किया था, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। यहां पर सिर्फ एक्सक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है, बट इंक्लूडिंग लिख देता हूं, बट इंक्लूडिंग गुडविल एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना है, यहां पर ये दोनों चीजें टोटल एसेट्स में हमने इंक्लूड कर दी हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जो गुडविल में निकाल रहे थे, वहां पर इन दोनों एसेट्स को भी एक्सक्लूड किया था, तीसरा ये भी एक्सक्लूड किया था। इसमें ये दोनों तो इंक्लूड हो जाएंगे टोटल एसेट्स में, इसको अभी भी आपने इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, माइनस द आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी सारी की सारी वही, डिबेंचर्स, लोन्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। ये भी सेम, अगर रीवैल्यूड फिगर्स आपको दिए गए हैं तो रीवैल्यूड फिगर्स पे इसको उठा लेंगे। ठीक है जी, एचएस दो चीजें और माइनस करनी है, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर गिवन है क्वेश्चन में, इसको भी माइनस कर देना है आपको, माइनस एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर ये भी गिवन है क्वेश्चन में, इसको भी आपने माइनस कर देना है। अब ये जो फिगर आएगी, दिस विल बी दी नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड से कुछ हद तक मिलती जुलती चीज है, बस डिफरेंस क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने गुडविल और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स में नहीं लिए थे, यहां पर इंक्लूड करने हैं। दूसरी चीज डिफरेंस क्या है, वहां पर सिर्फ मैंने आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस की थी, यहाँ आउटसाइड लायबिलिटीज के साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपने माइनस कर देना। देखिएगा प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए और देख के बताइए कुछ चीज जो नहीं समझ आई आप। हाँ जी आशुतोष। हाँ, नेट एसेट्स के लिए, नेट एसेट्स के साथ ये एरो डाला मैंने, तो नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से आपने ये चीज उठानी है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये तो बैलेंस शीट से मिल जाएंगे, या क्वेश्चन में सीधा गिवन होंगे इतने शेयर्स थे और कितने ईच, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कभी कैलकुलेट नहीं करने होंगे, नेट एसेट्स निकालने हैं, और नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए ये चीज मैंने लिखी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेट एसेट्स दिस इज इक्वल टू, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, टोटल ऑफ ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज एंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो इस तरह से मेरे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। प्लीज एक बार देख के बताइए, यहां पर अगर किसी को कोई टर्म में डाउट है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। बट इंक्लूडिंग गुडविल एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये दोनों इंक्लूड करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड में छोड़े थे, यहां पर ये दोनों इंक्लूड करनी है, सिर्फ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स को एक्सक्लूड करना है।
क्या कह रहे हो आपने? ठीक है, आपने पिछली बार भी पूछा था, पे मैंने वहां पर भी स्पेसिफिकली लिखवाया था। इसमें जनरली क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, जनरली ये सारी चीजें आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स के हेड में आती हैं। ठीक है, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जिसका बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इंक्लूड करते हुए चलते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, या कई बार ब्रोकरेज दिया होता है, ब्रोकरेज ऑन शेयर। हाँ जी, लास्ट में एरियाज ऑफ प्रेफरेंस अगर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेट एसेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट करके एक दो पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के नीचे इंपॉर्टेंट करके पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस इन द पेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, मैं लिख रहा हूं कि इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस इन द पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड, देन net assets as calculated above will be taken। ठीक है, तो अगर तो क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, दे हैव द प्रेफरेंस इन द पेमेंट ऑफ देयर कैपिटल एंड इन द पेमेंट ऑफ देयर डिविडेंड, तो उस केस में फॉर्मूला में नेट एसेट्स हम कौन से लेके चलते हैं? ये जो अभी हमने नेट एसेट्स निकाले हैं, ये वाले हम नेट एसेट्स लेके चले। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखता हूं, इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस only in the payment of their capital, ठीक है, डिविडेंड में कोई प्रेफरेंस नहीं है, वो कहता है सिर्फ उनकी कैपिटल में प्रेफरेंस है, देन नेट एसेट्स विल बी, देन नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग, क्या कह रहे हैं, कहां पर ओनली, ये वाला, ओनली इन द पेमेंट ऑफ देयर कैपिटल, देन नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स विल बी टेकन। ठीक है, तो अगर वो कहता है कि क्वेश्चन में लिखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको सिर्फ प्रेफरेंस है अपनी कैपिटल की रीपेमेंट में, तो उस केस में क्या कहता है, जब हम नेट एसेट्स निकालेंगे तो ये एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब इसको माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो नेट एसेट्स की कैलकुलेशन में से एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को हटा देंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दिए गए हैं उनको प्रेफरेंस है ओनली इन देयर पेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। If- आशुतोष, आपकी वॉइस कट रही है, दोबारा रिपीट करिए। सेकंड पॉइंट में कहता है, अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ अपनी कैपिटल रीपेमेंट में प्रेफरेंस है, पहले पॉइंट में कैपिटल एंड डिविडेंड की बात की थी तो हमने सब कुछ जैसे पहले लिखा था वैसे ही इंक्लूड किया था। अब इस केस में सिर्फ कैपिटल की बात कर रहे हैं, डिविडेंड की बात नहीं की गई है, तो उस केस में कहता है नेट एसेट्स कैसे निकालने हैं, उस केस में आपने एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस नहीं करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख रहा था, इफ प्रेफरेंस ऐड नहीं करना, माइनस नहीं करना है, ऐड नहीं करना उसको, बस इसको माइनस नहीं करना, इस चीज को भूल जाना। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट में लिख रहा था, इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो प्रेफरेंस, ठीक है, वो कहता है अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, देन नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
and areas of preference dividend will be taken. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, तो उस केस में वो कहता है ये जो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस किया था ये भी माइनस नहीं करना है। तो उसमें सिर्फ टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करेंगे, वो हमारे नेट एसेट्स बन जाएंगे जो मुझे फॉर्मूला में अप्लाई करने हैं। ठीक है, प्लीज एक बार यहां तक नोट डाउन कर लीजिए और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार फटाफट से क्लियर आउट करिएगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, दैट वाज दी नेट एसेट मेथड, आल्सो नोन एज दी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। नेक्स्ट हमारा आता है मेथड नंबर 2, डिविडेंड यील्ड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू पर शेयर, दैट इज द डिविडेंड यील्ड मेथड। इसका फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू, ठीक है, वीपीएस स्टैंड्स फॉर वैल्यू पर शेयर, दैट इज इक्वल टू expected rate of dividend divided by normal rate of dividend into paid up value per share। ठीक है जी, expected rate of dividend divided by the normal rate of dividend into the paid up value per share। ठीक है, अब इसमें दो चीजें नहीं है। पेड अप वैल्यू पर शेयर ये तो आपको या तो गिवन होगा या बैलेंस शीट से आपको पता लग जाएगा कि जो इक्विटी शेयर गिवन है उसकी पेड अप वैल्यू क्या है। अब पहली चीज आती है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, या तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन होगी या इंडस्ट्री ट्रेंड जो भी आपको दिया है वो होगा, कि जो भी आपको फर्म गिवन है वो जिस इंडस्ट्री में फॉल करती है। फॉर एग्जांपल अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी स्टील की है तो स्टील इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, अगर कोई कॉटन की इंडस्ट्री है तो कॉटन इंडस्ट्री उसकी बन जाएगी। ठीक है, तो उस इंडस्ट्री में जो नॉर्मल डिविडेंड का ट्रेंड चलता है वो वाला हो जाएगा, नहीं तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। अगर आपको पिछले 3-4 सालों का डिविडेंड का रेट दिया है कि फॉर एग्जांपल 17 में कंपनी ने 10% डिविडेंड पे किया था, 18 में 12% किया था, 19 में 14% किया था, तो उनकी एवरेज वैल्यू ऑफ द डिविडेंड जो आएगी तो उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड बोल देंगे। ठीक है, या तो ये चीज एज इट इज गिवन होगी कि डिविडेंड इतना कंपनी पे करती है, या तो आपको ऐसा दिया होगा कि ये कंपनी जिस भी इंडस्ट्री में लाया करती है उस इंडस्ट्री का नॉर्मल जो ट्रेंड है डिविडेंड का उतना क्या है, तो उस केस में वो वैल्यू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगी या नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड बन जाएगी। अगर आपको इसी कंपनी के पिछले कुछ सालों के डिविडेंड के रेट दिए गए हैं तो उनको एवरेज कर देंगे, वो जो एवरेज वैल्यू आएगी उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड अपने फॉर्मूला में यूज करके आगे अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज आती है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड क्या है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे आपने कैलकुलेट करना है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड विल बी प्रॉफिट्स आफ्टर द टैक्स। ठीक है, जो प्रॉफिट्स आपको आफ्टर टैक्स दिए गए हैं उसमें से आपने माइनस करना है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर आपने कोई भी प्रॉफिट की वैल्यू रिजर्व में ट्रांसफर की है उसको माइनस कर देना है, और माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। जो करंट ईयर उस प्रॉफिट में से आपने प्रेफरेंस का डिविडेंड पे किया है वो भी माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अभी ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, ये मेरे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड विल बी, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड विल बी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल। ठीक है, या टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100।
ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालना है, उसके लिए पहले आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकालने हैं। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कैसे निकाल दिए जाएंगे, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें से माइनस करना है अगर कोई प्रेफरेंस का डिविडेंड आपने पे किया है, और आपने माइनस करना है अगर कोई भी पैसा आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को, आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकल जाएंगे। इसको टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से आपने डिवाइड करके इनटू 100 कर देना है, वो एक रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड यहां से निकल जाएगा, नॉर्मल रेट किसी भी तरीके से हो सकता है क्वेश्चन में, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। ध्यान रखना है यहां पेड अप वैल्यू पर शेयर की बात है, यहां टोटल पेड अप वैल्यू है। ठीक है, दोनों सेम चीजें नहीं है, वहां पर हमने पर शेयर की बात की है, पेड अप वैल्यू पर शेयर, और यहां पर टोटल पेड अप वैल्यू की बात की गई है। ठीक है जी, एक बार देख लीजिएगा, कोई टर्म अगर आपको नहीं समझ आती, इस वाले फॉर्मूला में ये पेड अप वैल्यू पर शेयर है, और इस वाले फॉर्मूला में ये टोटल पेड अप वैल्यू है, टोटल जितने शेयर है उसके टोटल वैल्यू, यहां पर एक शेयर की पेड अप वैल्यू है। ठीक है आशुतोष, कोई और टर्म अगर नहीं समझ आती प्लीज एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई टर्म नहीं समझ आती तो प्लीज पूछ लेना। मेथड नंबर 3, अर्निंग यील्ड मेथड। हाँ जी, इंडस्ट्री ट्रेंड जो, ठीक है, जिस भी जो भी फर्म की हम बात कर रहे हैं वो जिस इंडस्ट्री में लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो कॉटन इंडस्ट्री हो गई मेरी, जो मेरी इंडस्ट्री है दैट इज दी कॉटन इंडस्ट्री हो गई। तो कॉटन इंडस्ट्री में नॉर्मली सारी कंपनीज ऑन एन एवरेज कितना डिविडेंड पे करती हैं, वो मेरे लिए भी नॉर्मल डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, मेथड नंबर 3 में लिख रहा था अर्निंग यील्ड मेथड। ठीक है, मेथड नंबर 3 दैट इज द अर्निंग यील्ड मेथड। ठीक है, डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड ऑलमोस्ट द सेम है, फॉर्मूलाज भी ऑलमोस्ट द सेम है। तो इसमें वैल्यू पर शेयर दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग divided by the normal rate of earnings into the paid up value per share। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग्स इनटू द पेड अप वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो दोबारा से यहां पर शेयर है, तो वो चीज ध्यान रखनी है। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग्स या तो ये चीज गिवन होगी, या दोबारा से इंडस्ट्री ट्रेंड अप्लाई हो जाएगा अगर नहीं गिवन। अगर एवरेज गिवन है तो एवरेज ऑफ अर्निंग रेट्स अगर आपको दिए गए हैं कुछ सालों के। ठीक है, अगर आपको अर्निंग रेट दिया गया है कि ये जो कंपनी है पिछले 3 सालों में इतनी इतनी अर्निंग रेट कमाती थी, ठीक है, तो उनका एवरेज कर देंगे, वो नॉर्मल वैल्यू यहां पर इंक्लूड करके दिखा दी जाएगी। नेक्स्ट बात आती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 100। ठीक है जी, और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो सेम यही चीज है जो यहां पर हमने पिछले फॉर्मूला में डिस्कस की थी। हाँ, यहां पर टोटल पेड अप वैल्यू पर इक्विटी ऑफ दी इक्विटी शेयर है, यहां पर शेयर है। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इसके लिए भी सेम है जो अभी हमने पिछले फॉर्मूला में डिस्कस किए थे, दैट इज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स माइनस ट्रांसफर टू द रिजर्व्स माइनस द प्रेफरेंस डिविडेंड। वही एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स यहां पर भी हमने अप्लाई करने हैं। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, वो आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स का आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद ये वैल्यू जो आई है, ये जो गिवन है या जो आपने इस तरह से कैलकुलेट की है, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर कर देंगे। ठीक है, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी फॉर दी 1 इक्विटी शेयर। प्लीज एक बार यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो उसको भी क्लियर करें। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा मेथड है, छोटा सा एक मेथड, मेथड नंबर 4।
दैट इज द फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, लास्ट हमारा जो मेथड है दैट इज द फेयर वैल्यू मेथड। इसमें वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू वैल्यू एज पर नेट एसेट मेथड प्लस वैल्यू एज पर यील्ड मेथड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वैसे ये 2 और 3 दोनों में से कोई एक मेथड एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है, अगर जनरली क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इसमें से या इसमें से जो भी आपने वैल्यू निकाली है प्लस जो मेथड नंबर 1 में आपने वैल्यू पर शेयर का आंसर निकाला था, तो मेथड 1 प्लस मेथड 2 या 3 जो भी अप्लाई किया है आपने डिवाइडेड बाय 2, वो हमारा मेथड नंबर 4 का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेट एसेट से जो आपने वैल्यू निकाली थी, इन दोनों में से जो भी मेथड से आपने वैल्यू निकाली है दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, मतलब दोनों वैल्यूज का एवरेज कर देना है। वो हमारा लास्ट मेथड है दैट इज द फेयर वैल्यू मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर।